तो तुष्टीकरण बनाम ध्रुवीकरण की राजनीति किस तरीके से की जा रही है और किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगातार एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं और जीत का दम भी भरते नजर आ रहे हैं, लेकिन जनता किसके साथ जाएगी ये तो वक्त बताएगा और बहुत कम समय भी बचा हुआ है। सवाल यहां पर यह उठता है कि जिस तरीके से तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की बात की जा रही है और दोनों दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जब दोनों दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं तो आखिर ये कर कौन रहा है, सवाल ये भी उठता है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। प्रदीप भटनागर जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। डॉक्टर टीना करमवीर जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और संदीप चौधरी जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया और चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, आपका ही सबसे पहले हम रुख करेंगे। लगातार तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण का जिक्र किया जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं। आप लोग, आपका जिक्र करें या हम कांग्रेस का जिक्र करें, लगातार तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, लगातार तमाम उदाहरण दिए जा रहे हैं, लेकिन दोनों दल एक दूसरे पर आरोप कुछ एक ही जैसे लगा रहे हैं। शब्दों का चयन और थोड़ा सा ऊपर नीचे नजर आ रहे हैं। तो जब एक दूसरे पर आप दोनों दल लगा रहे हैं तो आखिर ये कर कौन रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति और ध्रुवीकरण की राजनीति? देखिए, पूरे राजस्थान प्रदेश को जो ध्रुवीकरण की राजनीति में आज अशोक गहलोत ने जो फंसा दिया है, आज इनको देने के लिए जवाब नहीं है और ये जवाब खुद ढूंढते फिर रहे हैं। क्यों? प्रधानमंत्री के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से उनके शब्दों में, अपने जवाबों में उन पर जवाब नहीं है। आज राजस्थान जिहादी क्यों हो गया, इसका जवाब नहीं है। अभी मैं सुन रहा था, शर्मा जी बोल रहे थे, प्रवक्ता जो इनके, कि सर तन से जुदा की बात को लेके आज तक क्यों नहीं मदद कर रही राजस्थान की सरकार उनके साथ जांच में? ये जो चीजें हैं छुपा रखी हैं। आज ऐसा क्यों है कि आज कोई भी फेस्टिवल होता है हिंदू, उस पर क्यों दंगा होता है? राजस्थान का बाजार एक सप्ताह बंद रहा और राजस्थान का पूरा व्यापारी रोड पर बैठा रहा, टेंट लगा। एक सरकार का क्योंकि हफ्ता चलिए प्रदीप जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, टेक्निकल इशू कुछ आ रहा है, नेटवर्क दिक्कत शायद कर रहा है आपका। फिर से आपके पास आएंगे। टीना करमवीर जी, आपको आवाज आ रही है? डॉक्टर टीना करमवीर जी, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है मुझे। जी देखिए, अभी आप प्रदीप जी को सुन रहे थे, वो लगातार कह रहे हैं कि किस तरीके से ध्रुवीकरण की जो राजनीति की जा रही है, तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है राजस्थान में, किस तरीके से बाजार बंद थे। और अभी आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हमने आपको सुनवाया कि वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म को खत्म करने की बात की जा रही है। दूसरी तरफ आप जेपी नड्डा साहब को भी सुनिए, उन्होंने कह रहे हैं कि किस तरीके से 5 सालों में राजस्थान को तबाह कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया और कितना पीछे धकेल दिया गया। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी ओछी राजनीति करती है हम उस पर विश्वास नहीं करते, ना ही हम उस पर कोई चर्चा करते हैं। लेकिन मैं अपने मुद्दों पर, क्योंकि आप देखेंगे कि जिस प्रकार देखिए हमने जिस पिच को हमने तैयार किया, आज भारतीय जनता पार्टी को भी उसी पर आकर खेलना पड़ रहा है। ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि देखिए, सबसे पहले राजस्थान के अंदर हमने 500 का सिलेंडर किया और आप वहीं देखेंगे कि बीजेपी का मैनिफेस्टो उठाकर देखेंगे तो ये 450 का गैस सिलेंडर देने की बात कर रही है। मैं सवाल यहाँ ये पूछना चाहती हूँ कि क्या सिर्फ ये राजस्थान में ही क्यों 450 का सिलेंडर देना चाहती है, पूरे देश में क्यों नहीं करना चाहती है? और अभी भाई साहब जो कह रहे थे, मैं इनकी जानकारी के बता दूं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां सबसे ज्यादा हिंसा होती है। मैं हरियाणा की संदर्भ में बात कर लूं, नूह हिंसा, मेवात हिंसा, लगातार मणिपुर हिंसा, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां हिंसा हुई है। तो आप 80-20 की राजनीति अब मत करिए, आपको जनता के मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी। ये आप लोगों की अब मजबूरी बन चुकी है पूरे देश के लिए, क्योंकि आप सबने देखा है कि देखिए, मैं एक बात और भी कहना चाहती हूँ, राजस्थान बहुत शांति प्रिय प्रदेश रहा है। इसमें जिस तरीके की ये जो आप नड्डा साहब जो बोल रहे हैं, मोदी जी जो बोल रहे हैं, कि जानबूझकर एक तरीके की सरकार के ऊपर लांछन लगाने की कोशिश की जा रही है और ये पूरे राजस्थानियों पर भी एक, जिसे कहें कि उनके ऊपर भी टिक्का टिप्पणी करने की कोशिश की गई है। मैं एक साफ तौर पर कहना चाहती हूँ, जो प्रदेश बहुत शांति प्रिय प्रदेशों में माना जाता था, हरियाणा, राजस्थान, वहां पर इन लोगों ने इस तरीके की हिंसा की। और आपको बता दूं कि वो आप ही के भाजपा के कार्यकर्ता थे, आपके कार्यकर्ता ही हर जगह हिंसा फैला रहे हैं।
तो थोड़ा अपने कार्यकर्ताओं पर लगाम लगाइए। और मोदी जी अब क्यों, हम तो कहेंगे ना, अब क्यों चुप हो गए? हमको पता है कि तुष्टीकरण की राजनीति या हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। कर्नाटक में इन्होंने किया था। कर्नाटक में जब ये बजरंग बली और बजरंग दल की बात कर रहे थे तो बजरंग बली ने अपनी गदा से इनके पीठ पर जो कि गदा देने का काम किया था। सबने देखा है कि कर्नाटक में सरकार जो है वो कांग्रेस की बनी, और हम 5 राज्यों में भी चुनाव जीतने जा रहे हैं। और मैं सबसे बड़ी बात जो बताने जा रही हूँ कि जो आप हमने अपने मैनिफेस्टो में आज की है उस पर चर्चा करते हैं। हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि जिस प्रकार हमने 25 लाख जो चिरंजीव योजना के तहत हम दे रहे थे स्वास्थ्य बीमा, जो कि पूरे देश के अंदर पहला ऐसा राज्य था जो कि चिरंजीव योजना के माध्यम से 25 लाख स्वास्थ्य बीमा योजना दे रहा था, अब वो 50 लाख कर दिया गया, 25 लाख से बढ़ाकर। क्योंकि आपने सुना भी होगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने अपनी रैली में कहा कि मैं अशोक गहलोत साहब जादूगर जो है उनको कहना चाहता हूं कि इसकी बीमा, इस राशि को बढ़ाया जाए। क्योंकि देखिए इससे क्या होगा कि जो घर बेच के लोग अपना इलाज करा रहे थे, कर्जा ले रहे थे, गहने गिरवी रख रहे थे, आज उन महिलाओं को, मैं एक वीडियो देख रही थी उसमें एक महिला बार बार ये जिक्र कर रही थी कि आज मैं देख पा रही हूं तो अशोक गहलोत की वजह से, चिरंजीव योजना के वजह से मैं आप सबको देख पा रही हूं। तो ये बहुत बड़ी बात है सभी लोगों के लिए। और हमने जो मैनिफेस्टो में ऐसे प्रावधान किए हैं जो कि जनता के हित में है। आप अपने मुद्दों की बात कर रही हैं, लेकिन साथ में ये भी बात कही जा रही है कि अब देखिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिताजी तक चले गए, कितना अग्रेसिव हो गए। मोदी जी खुद पूछ रहे थे, उनके एक भाषण को मैंने सुना, कह रहे थे कि खड़गे साहब आप तो ऐसा ना थे जिस तरीके के बोल रहे हैं। आप मोहब्बत की दुकान में इस तरीके के शब्दों कैसे बेच रहे हैं, कैसे इस तरीके के शब्दों को परोस रहे हैं? देखिए मोदी जी के मुंह से हमने ऐसे ऐसे शब्द भी सुने हैं जिससे हमें ये लगता है कि देश के मुखिया को, जिस तरीके से अभी आपने रिपोर्टिंग में सुनाया, घमंडिया बोल रहे हैं। हमने कब एनडीओ को कुछ ऐसे शब्द पे टिप्पणी की? देखिए ये एक देश के प्रमुख की, मुखिया की ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए। और ये इस देश की राजनीति की आज के समय में विडंबना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राजनीति को इस कदर नीचा कर दिया है कि आज इस तरीके के, देखिए कौन बोल रहा था, सोनिया गांधी जी के लिए शब्द कौन बोल रहा था, शशि थरूर की धर्मपत्नी के लिए शब्द कौन बोल रहा था। सबने देखा है कि देश के प्रधानमंत्री ऐसी ओछी भाषा हमने मान लिया। आप तो लगातार ये आरोप लगाते ही हैं, आप तो लगातार ये आरोप लगाते हैं, लेकिन अपने आप का तो आप दावा कर रहे हैं ना कि आप मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। तो मोहब्बत की दुकान में क्या इस तरीके के शब्द भी रखे जाते हैं क्या? ये मोहब्बत के शब्द हैं क्या? देखिए हम तो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, हम पर जनता विश्वास कर रही है, जनता का भरोसा है, जिसकी वजह से आज हम इतने आत्मविश्वासी हैं। अब मोदी जी पर कोई विश्वास नहीं कर रहा। और ये हम नहीं कह रहे, ऑर्गेनाइजर के एक लेख में इन्होंने खुद लिखा है आरएसएस ने कि देश के प्रधानमंत्री के नाम से कोई चुनाव नहीं जीता जाएगा, ना ही हिंदुत्व के नाम पर। तो चाहिए कितनी भी भाषणबाजी में कुछ भी बोलते रहिए, ना मोदी जी का चेहरा नहीं चलने वाला है। और ये हम नहीं कह रहे तो आरएसएस खुद कह रहा है। आरएसएस ने मोदी जी के चेहरे को स्वीकार कर दिया है। और अब हम जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार अपनी मेहनत से, अपनी जिस तरीके से जनता उन पर विश्वास कर रही है, हम सभी राज्यों में चुनाव जीतने जा रहे हैं। चलिए टीना जी ठीक है, आप लोग मेहनत करिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी संगठन या किसी ऑर्गेनाइजर के कहने से वो बातें 100% सही साबित हो जाएंगी। ठीक है, आपका तर्क है, क्योंकि हाँ नहीं मैं मानता हूँ आपका तर्क है। इनका पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या बात? ठीक, मैं वही बात बोल रहा हूँ, अरे पूरी बात तो बोलने दीजिए। वही मैं जानता हूँ कि मैं मानता हूँ कि आपका तर्क अपनी जगह ठीक है, क्योंकि फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है और अगर कोई बात कही जा रही है तो उसको लेकर के आप सवाल उठाएंगे और उसको मुद्दा बनाएंगे। अशोक यादव जी, 80-20 की बात डॉक्टर टीना करमवीर जी कह रही हैं, कांग्रेस के नेता भी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि 80-20 की राजनीति की जा रही है और तमाम सारे तरह के वर्डों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि वहां पर भी 80-20 का नारा दिया गया था। आपने उस नारे को पलटने की कोशिश की, लेकिन उस कोशिश में आप नाकामयाब साबित होते नजर आए हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस बार ये जो दावे किए जा रहे हैं, इन 5 राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं जहां पर मतदान होने, राजस्थान में मतदान होना है खासतौर पर, वहां पर अब जिस तरीके से शब्दों के जो बाण चलाए जा रहे हैं उसमें सफल होंगे क्या? देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा शॉर्टकट पॉलिटिक्स करके सत्ता हासिल करने का कुत्सित प्रयास करती है। आपने देखा होगा इसके पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में किस तरह से पुलवामा की मार्केटिंग करके इन्होंने सत्ता हासिल की। इस चुनाव में ये सोच रहे हैं कि राम मंदिर की बात करके या इस तरह कुछ 80-20 टाइप का कुछ इशू उठा के जिसमें पोलराइजेशन हो, समाज में नफरत फैले, समाज में दंगे फैले, ताकि इनकी जो मेजोरिटेरियनिज्म की राजनीति है उसके तहत ये सारे इनके जो मूलभूत समस्याएं हैं जनता का ध्यान वहां से भटका करके हम चुनाव जीत जाए। जनता देखिए, अब जनता धीरे धीरे
एक बार आप भड़काएंगे, 2 बार भड़काएंगे, 3 बार, लेकिन बार बार नहीं भड़का सकते आप जनता को। आप जनता पूछ रही ना कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। आप सिलेंडर आप राजस्थान में कह रहे हैं कि हम 450 में देंगे, बाकी देश के लोग आपके दुश्मन है क्या? बाकी यूपी में क्यों 900 में देंगे आप? यूपी में भाई सरकार तो आप ही की है, राजस्थान में भी आप की सरकार कह रहे हैं कि हम हमारी सरकार होगी तो हम देंगे, तो यूपी में तो आपकी सरकार ऑलरेडी है। यूपी की जनता आपकी दुश्मन है मोदी जी या योगी जी, आप यहाँ क्यों नहीं 450 कर देते सिलेंडर? तो देखिए ये शॉर्टकट पॉलिटिक्स, और अभी जो 80-20 की बात आप कर रहे हैं, ये अभी सब नहीं चलने वाला है योगी जी। आप ये बताइए, कास्ट सेंसस की बात जो बिहार में हुई और उन्होंने करके दिखाया कि इतना % फैला जाती है और उसका इस तरह सैचुरेशन इतना है, तो आप जो है 80-20 की बात करके आप समाज के जो 85% जनता है जो आपको वोट दे करके लगातार सत्ता के शिखर तक पहुंचा रही है, उस 85% जनता को आप खाली कमंडल की राजनीति से बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। 85% जनता को का आरक्षण आपने मोदी जी खा गए आप लोग। आप अभी बताइए कि उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक। नहीं अच्छा ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली। हाँ, मैंने आपकी बात मान लिया अशोक जी कि आप कमंडल की राजनीति के जरिए कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जनता को बेवकूफ बनाना चाह रही है, लेकिन मंडल की राजनीति करके आप लोग क्या जनता को उसका वास्तव में जो हक उसको मिलना चाहिए वो आप देने की बात कर रहे हैं क्या? जो मंडल की राजनीति में सुन लीजिए, आप जो आरक्षण का आप जिक्र करते हैं, कास्ट सेंसस की जो आप बात कर रहे हैं कि जिसका जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, क्या आज तक उसकी उतनी हिस्सेदारी मिल पाई है क्या? आप काशीराम से लेकर के आपकी भी सरकार लगातार रही है, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश की जनता को जो चाहिए थी, जो पिछड़े थे, उनको उनका हक मिल गया क्या? योगेश जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि 1989 में जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी, उसके पहले पिछड़ों और दलितों की स्थिति क्या थी इस देश में, और उस रिपोर्ट के लागू होने के बाद कितना उनके अंदर सुधार हुआ है। योगेश जी, आप देखेंगे कि जब पिछड़ों की का आरक्षण लागू हो रहा था 89 में, यही भारतीय जनता पार्टी कमंडल यात्रा ले जाकर के और सरकार गिरा दी वीपी सिंह की। तो ये पिछड़ों के सबसे बड़े शोषक है ये लोग हैं। और रह गई बात, आप जो कह रहे हैं कि हमारी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, आपको पता होगा कि हमारे सरकार में लगातार जो भी पिछड़ों को दलितों के पद होते थे वो पद पूरी तरह से भरे जाते थे। इस तरह से नहीं कि बांदा विश्वविद्यालय में और गोरखपुर विश्वविद्यालय में किसी खास जात के प्रोफेसरों की नियुक्ति कर दी जाती है, वहां पिछड़ों दलितों का आरक्षण को दरकिनार कर दिया जाता है। आप देखेंगे कि किस तरह 19,000 पिछड़े दलितों के जो सहायक शिक्षक भर्ती में जो नौकरियां थी उनकी छीन ली गई। तो कहीं ना कहीं ये सब दिक्कतें हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब भारतीय जनता पार्टी का जी जिक्र कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, आपका आरोप लगाना जायज है, लेकिन आपके ही हाथ से कास्ट सेंसस का मुद्दा अब कांग्रेस चिंती नजर आ रही है, हर रैली में कह रही है सरकार आए तो कास्ट सेंसस कराएंगे, जातीय जनगणना कराएंगे, राज्य में भी और केंद्र में भी। योगेश जी, ये समाजवादी पार्टी की सफलता है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का आंदोलन शुरू किया, उस आंदोलन के साथ आज कांग्रेस पार्टी जो इस मुद्दे से बचती आई थी, आजादी के बाद से कांग्रेस की सरकारें बहुत बार रही हैं, इस मुद्दे से बचती आई थी, लेकिन आज समाजवादी पार्टी के आंदोलन की वजह से कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कहीं न कहीं हमारे साथ सुर में सुर मिला रहा है। आज हम लोग तारीफ कर रहे हैं उनकी। ठीक है, आपने भूतकाल में क्या किया क्या नहीं किया, साथ नहीं आगे निकल गई, आप तारीफ कर रहे हैं, आपके नेता बड़े बड़े तंज कस रहे हैं अशोक जी। देखिए, चलिए आवाज नहीं आ रही, आएंगे फिर से अशोक जी आपके पास सेकंड राउंड पे। संदीप चौधरी जी, आप लगातार नजर बनाए हुए हैं, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और राजनीतिक परिदृश्य पे आप पैनी नजर रखते हैं। क्या लगता है आपके नजरिए से तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति कौन सा दल करता नजर आ रहा है और उसको कितना फायदा इससे होता भी नजर आ रहा है, ये भी जानना चाहेंगे आपसे हम। पॉलिटिकल लोग जाते थे जनता के बीच में, आपको याद होगा मोदी जी जो भाजपा है वो सारी जनता के बीच में गई थी और उन्होंने यकीन दिलाया था कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। उन्होंने यकीन दिलाया था कि हम 100 स्मार्ट सिटी बसाएंगे। उन्होंने यकीन दिलाया था कि किसानों की आय 2 गुना हो जाएगी। इस तरीके की बहुत लंबी एक लिस्ट है जो मैं आपको बता सकता हूँ। ये वाकई एक मुद्दे थे जिन मुद्दों पर काम होना चाहिए, जो मुद्दे जरूरी हैं जनता के लिए, और जनता ने उसके एवज में उनको समर्थन दिया था, उनकी सरकार बनवाई थी।
लेकिन अगर आज की तारीख में कोई सरकार जाकर के या कोई नेता जाकर के ये बात कहता है कि सनातन खतरे में आ गया है, योगेश जी आप भी पढ़े लिखे लोग, आज हिंदुस्तान में जो हमारा पढ़े लिखे लोगों का संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो आप जानते हैं कि जब अकबर बाबर के टाइम में सनातन खतरे में नहीं आया, अंग्रेज रहे उनके टाइम में सनातन खतरे में नहीं आया, खिलजिया पता नहीं कितने लोग आए और गए, कभी किसी ने सनातन खतरे की बात नहीं की। आज जब हमारा देश आजाद है, देश की जनता सरकारें बना रही है, चाहे वो जनता दल की बना दे, चाहे वो कांग्रेस की बना दे, चाहे वो बीजेपी की बना दे, सरकार बनाने वाली तो हिंदुस्तान की जनता है ना। तो ऐसी बातें करना मुझे लगता है बड़ी अजीब चीज है। इसके मतलब ये हुआ कि सरकार के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि राजस्थान में वो गहलोत सरकार को घेर सके। तो कोई सॉलिड, लेकिन संदीप जी सवाल यहाँ पर है कि ये भी खड़ा हो रहा है कि ऐसे वक्तव्य क्यों दिए जा रहे हैं, विपक्षी दल द्वारा क्यों ऐसे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी को पकड़ाए जा रहे हैं, सनातन को खत्म करने की बातें क्यों की जा रही हैं, जब ये बात तो सत्ता पक्ष और विपक्ष कोई भी व्यक्ति हो, देश के प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होती है कि वो जानता है कि सनातन को न जाने कितने लोगों ने खत्म करने की कोशिश की और खुद खत्म हो गए, सनातन का एक भी बाल टेढ़ा नहीं कर पाए। तो फिर आज के समय में ये लोग क्या सनातन को खत्म कर पाएंगे जो जिक्र कर रहे हैं? वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? योगेश भाई मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी के पास उसका आईटी सेल इतना स्ट्रांग है। अगर मैं आपको ये कहने की कोशिश करूं कि भाई योगेश भाई अभी आपसे ऐसे ऐसे वादे कर रहे हैं, एक दिन वो भी आएगा कि वो एक ऐसी कहेंगे कि एक ऐसी मशीन लेके आऊंगा, उसमें आलू इधर से डालूंगा और इधर से सोना निकालूंगा, तो उसी चीज को ऐसा फिट कर दिया जाएगा कि ये मेरा वक्तव्य ऐसे जैसे संदीप जी ने ये कहा हो कि भाई ऐसी मशीन लेकर आऊंगा, इधर से आलू डालूंगा, उधर से सोना निकालूंगा। तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी कि एडिटिंग का जमाना है, किस तरीके से किसी की कही हुई बात किसी के सर पर चेप दी जाती है। आपको याद होगा कि एक चाय वाला के रेड़ा लगाता था एक उसके नाले के पास में, उसमें से गैस निकलती थी, उसमें पाइप डाला, उसने उसमें ले लिया, चाय बना के बेचने लगा। कि बालाकोट होना है तो मुझे लगा मौसम खराब है, बादलों के बीच से एरोप्लेन भेज देता हूँ, वो जाके बम डाल के आ जाएंगे किसी को। अरे टेक्नोलॉजी का जमाना है, अमेरिका को हिंदुस्तान में क्या रहा है वो पता चल जाता है, बादलों के बीच से जहाज भेजने की बातें करते। तो कभी कभी हमारे नेता कुछ ज्यादा ही बोल जाते हैं अपनी वाहवाह लूटने के चक्कर में, और इस तरीके की जबान फिसलने वाला हिस्सा तो हिंदुस्तान की राजनीति में चलता रहा होगा। बिल्कुल प्रदीप जी, अब मुझे लगता है कि आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज मिल रही है आपको? प्रदीप जी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, आपकी आवाज मुझे पूरी मिल रही है। प्रदीप भटनागर जी, आपने सुना किस तरीके से संदीप चौधरी जी भी सवाल कई खड़ा किए हैं कि किस तरीके से आपका आईटी सेल कितना मजबूत है, वॉशिंग मशीन आपके पास सही है, ये आरोप आपके पास विपक्षी दलों की तरफ से लगाया ही जाता रहा है, और किस तरीके की राजनीति आप कर रहे हैं वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों दल के प्रवक्ताओं ने बताई। मुझे थोड़ा सहयोगी जी समय दीजिएगा, मैं कांग्रेस से शुरुआत करूं या चौधरी साहब शुरुआत करूं? जिससे शुरुआत करेंगे उनसे कह दूंगी, वक्तव्य बड़ा लंबा आ गया मेरे पास। देखिए मेरे साथ कांग्रेस के साथी बैठे हैं, ये क्यों नहीं बताते कि आज राजस्थान इतना बदनाम क्यों हो गया है, बलात्कार में नंबर 1 क्यों हो गया है, आज जोधपुर, उदयपुर, जयपुर दंगे क्यों हो रहे हैं, और हिंदू फेस्टिवल भी क्यों हो रहे हैं? इसका जवाब नहीं है, एक बात भी मुंह से आवाज नहीं आई। तो मैंने अभी आपको सुनवाया, वो कह रहे हैं कि कैसे रामनवमी पे पत्थर चलवाए जाए, ये स्ट्रेटजी आपकी रहती है। अभी आप सुन रहे होंगे योगी जी, आपने एक सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता को, मुझे आपकी तरफ से बोलना पड़ रहा है। अगर योगी जी सवाल करते कांग्रेस से, आप हमें कह रहे हो दंगाग्रस्त, आप हम पे इल्जाम लगा रहे हो, आज आपने राजस्थान को कहां से कहां पहुंचा दिया। अभी मुझसे क्या कर रहे थे कि हमने 500 रुपए का सिलेंडर कर दिया, अब सिलेंडर चुनाव के टाइम में कर दिया आपने। 5 साल तो आप मुख्यमंत्री लड़ते रहे, आप हमें तो नहीं बोला, और इल्जाम किसे लगा दे? सबसे पहले इसने किया था सिलेंडर की रेट, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले सिलेंडर कम किया। आपकी बात बता दूं, गलत डाटा मत दीजिए, गलत मत बोलिए तो चैनल पर। आपको लगता है कि गलत बोलेंगे और सुन लेंगे? मैं बोल देता, चुप बैठिए। बड़ी गंदी आदत है कांग्रेस जितने भी नेता प्रवक्ता बैठते ना बीच में बोलने की, पता नहीं क्या सुधार आएगा इन लोगों में। और आपकी कब आदत सुधरेगी झूठ बोल के? देश के प्रधानमंत्री भी झूठ बोलते हैं, गृह मंत्री भी झूठ बोलते हैं, एम्स बन गया, IIT बनवा दिया हमने, IIM बनवा दिया, और आप प्रवक्ता तो झूठ बोलते ही बोलते हैं, उसमें तो कोई सानी नहीं आप लोगों की। तो आप लोग कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं पर, नेताओं पर कटाक्ष मत करिए, अपनी हवा में झांक कर देखिए।
सच बोलता है। मुद्दा है नहीं, कहता हूं, खड़गे मुद्दा जो है नहीं आपके पास, वो जो खड़गे जो है मुद्दा वो भी नहीं राधा है हरिश्चंद्र के आपके बेटे पास हैं, इस समय। सच ये बोलते अभी हैं, नहीं है, दूध के दूल्हे आप हैं, 2014 से ही गंगा आपके माई पास कसम कोई आपने मुद्दा खा नहीं रखी है। है, आपके बच्चे आप पास हैं। सिर्फ झूठ मैडम बोलने मैं का ऐसे मुद्दा बहस है, नहीं करता, ये आपके देखिए मैं पास ऐसे बहस जुमला देने का मुद्दा रहा है, आपके पास झूठ झुंझुना देने का मुद्दा रहा है। आपके पास दो ही मुद्दे हैं इस समय, और तीसरा अडानी है, लेकिन वैसे दो ही मुद्दों पर आप ज्यादा फोकस रहते हैं, इसलिए झूठ मत बोलिए। आपको जो कहना है वो करिए, इस तरीके से झूठ मत फैलाइए, जनता के बीच भ्रमित करने की कोशिश तो बिल्कुल मत करिए। चलिए प्रदीप जी बोलिए आप। नहीं मैं योगी जी बिल्कुल, जब आप कंट्रोल आप पे नहीं है, मैं चुप बैठा हूँ, आप डिबेट कराइए, जब मेरी बारी आएगी सब बोलेंगे तो बोलेंगे, कोई बात नहीं। बोलिए बोलिए, उन्होंने करेक्ट किया कि आप झूठ मत बोलिए। उन्होंने ये कहा, डॉक्टर टीना आप करमवीर चुप जी हैं, ने कोई बात कहा नहीं। कि नहीं, दरअसल योगेश जी, गैस ऐसे सिलेंडर का नहीं, जो मामला था वो पहले हम लेकर के आए कि भाई हम सस्ता दे रहे योगेश जी, हैं, ऐसे तो नहीं आप कॉपी करेंगे, करते योगेश हुए जी, आप भी ऐसे लेकर नहीं के आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि योगेश झूठ जी, मत बोलिए आप। देखिए योगेश जी, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सभ्यता तमीज सिखा रखी है कि कोई बोले तो उसको ठीक है सभी को सभ्यता तमीज, ठीक है प्रदीप जी अपनी बात रखिए आप आगे। हाँ तो मेरा, अगर आपकी बात मेरे बीच में बोलेगा तो मैं रेगुलर उसके बीच में बोलूंगा और मैं उसको नहीं बोलने दूंगा। ठीक है आप अपनी बात रखिए। देखिए सिलेंडर की बात कर रहे हैं, अगर हम सिलेंडर अगर 450 रुपए का दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना के तहत जो लाभार्थी है उनको मिलेगा, तो थोड़ा चीजें समझने में है। ये हमें झूठा कह रहे हैं, जो 70 साल और जो देश को झूठ बोल के बनाते रहे पागल, ये एम्स की बात कर रहे हैं, एक ऑल इंडिया मेडिकल दिल्ली के सिवा कुछ दिया नहीं इन्होंने, आज यहाँ बैठ के ज्यादा बीच में बोल के दिखा रहे हैं। इनके पास जब सरकार गई तो इनके पास बुलेट प्रूफ खरीदने तक के तो पैसे नहीं थे फौजियों के लिए, हैं? चाइना हमें हड़काता था, ये कमीशन चाइना से खाते हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन में जो चाइना से पैसे आ रहा है उसके बारे में कभी नहीं बताते। बोफोर्स में राजीव गांधी की चली गई सरकार, उसमें नहीं बोलते। भ्रष्टाचारी लोग इधर 2G 3G 4G और भाईजी और जीजाजी जितने करके आए हैं, यहाँ मुझे सफाई पेश कर रहे हैं। क्योंकि जी राजस्थान सबसे सभ्य प्रदेश था, आज वो इतना पीड़ित क्यों हो गया? और जो आज उत्तर प्रदेश जो सबसे पीड़ित है समाजवादी पार्टी में, और सबसे ज्यादा दंगाग्रस्त समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश था, जहाँ शांति है, आज वो राजस्थान में ऐसा क्यों हो गया? इतनी सारी वीडियो बता दूं आपको राजस्थान की आई हुई है कि किस तरह से हिंदुओं को पीड़ित करा जा रहा है। ये नोटिफिकेशन जारी करते हैं अशोक गहलोत की कि भाई मंगलवार को सामूहिक हनुमान चालीसा नहीं होगी। ये बैठ के यहाँ हमें झूठा बोल रहे हैं, जो देश को झूठ बोल रहे हैं। मणिपुर की बात कर रहे थे, राजस्थान की कभी बात नहीं करते, छत्तीसगढ़ में सामूहिक बलात्कार की कई बात नहीं करते। नहीं तो आप भी तो मणिपुर, आप भी तो राजस्थान की बात करते थे, मणिपुर की बात नहीं करते थे, दोनों लोग एक ही जैसे तो साबित हुए। कौन मणिपुर की बात नहीं करता? राहुल गांधी आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी यहाँ पे आके। राहुल गांधी आए मणिपुर घूम के पिकनिक बना के, क्या उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? अभी तक एक बार नहीं करी। और समाजवादी पार्टी क्या कह रहे थे? आरक्षण की बात कर रहे थे। अरे भाई आपके 3 बार 4 बार आपके सरकार के मुख्यमंत्री रहे, आप खुद ओबीसी से आते हैं, क्या कर दिया आपने ओबीसी के लिए? आप चुनाव के टाइम ओबीसी की बात कर रहे हैं, जब सरकार चलाएंगे तब कुछ नहीं करेंगे ओबीसी के लिए। और आप क्या करते हैं एससी के बारे में? 2.5 लाख से ऊपर आपने FIR कराई, झूठी, और पूरे प्रदेश को यादव में बना दिया। प्रदीप जी इंटरप्ट करूंगा 1 सेकंड के लिए, इंटरप्ट करूंगा 1 सेकंड के लिए इंटरप्ट करूंगा, फिर आप आइएगा। मुझे मालूम है कांग्रेस पर आपके पास बहुत कुछ बोलने के लिए है, बहुत कुछ बोलने के लिए। केवल इतना हम जानना चाहेंगे, जो आपके सांसद वरुण गांधी खुद कह रहे हैं, कह रहे हैं कि आज देश में हर युवा जो मूलभूत समस्याएं उसको चाहिए वो उसको नहीं मिल रही हैं, वो उससे परेशान है। केवल भारत माता की जय बोल देने से, भारत हमारी माता है, केवल जय हमें दिखावा से नहीं बोलना है, और बजरंग बली की जय बोल करके हम चुनाव जीत सकते हैं, लोगों का भला नहीं कर सकते। ये हम नहीं कह रहे हैं, या विपक्षी दल नहीं कह रहा है, ये आपके सांसद कह रहे हैं। जी मैं बता देता हूँ। देखिए ऐसा है, आज के टाइम में वरुण गांधी को ना तो मीडिया ना भाजपा इतनी तवज्जो नहीं देती, जिसके पेशेंस बोलने के नहीं है, जिसमें कौन सी बात कहाँ रखनी है। तो वरुण जी का जो भी होगा वो तो संगठन देखेगा, जो वरुण जी देगा वरुण जी जवाब देंगे उसका। वरुण गांधी मतलब सच्चाई बोल रहे हैं तो उनको कोई तवज्जो नहीं दे रहा? नहीं वो जाने, वो उनका काम जाने। वो तो आंकड़े दे रहे हैं कि इतने लोग कर्ज के तले दबे जा रहे हैं, और वो कर्ज उन लोगों पर, आम जनता पर केवल स्वास्थ्य को सुधारने के लिए है, और अगर वो लोग उस कर्ज को नहीं अदा कर पाएंगे तो उनके घर की कुर्की होगी, रिकवरी होगी। मैं कहता रहा हूँ, मैं तो पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से वरुण गांधी जी से, बता दीजिए आपकी दादी जी ने कितना भला कर दिया भारत का? दादा ने कितना, परदादा ने कितना भला कर दिया?
या इनके जो राजीव गांधी जी पिताजी चलिए ठीक है प्रदीप जी, ये कास्ट आप लोगों के नेता अभी पूछ लेते, क्योंकि वरुण गांधी लगातार आपके सांसद हैं, आपकी पार्टी से आपने टिकट दिया है, उनकी माता जी भी आपकी पार्टी से सांसद है, आपने टिकट दिया है, लेकिन आपके किसी भी नेता की हिम्मत नहीं है कि आज उनका कोई पहला बयान नहीं आया। प्रदीप जी एक चीज और समझ लीजिए, उनका कोई पहला बयान नहीं आया है, सालों साल से बीजेपी के जो लीग है उसके अलग हट करके बात कर रहे हैं और लगातार बयान दे रहे हैं। माफ कीजिएगा प्रदीप जी और डॉक्टर करमवीर जी आपके पास भी आना चाह रहे था मैं। अशोक यादव जी, संदीप चौधरी जी, समय का अभाव है इसलिए चर्चा को यहीं पे विराम देना पड़ेगा और आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माफ कीजिए समय नहीं है। तो लगातार जिस तरीके से तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति की बात की जा रही है, लेकिन सभी दल अपने आप को साफ गोई से बिल्कुल ये कह रहे हैं कि दरअसल वो इससे तो परे हैं, इससे अलग हैं, वो ऐसी राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष पर यही कटाक्ष किया जा रहा है और एक दल नहीं सभी दल एक दूसरे पर ही करते नजर आ रहे हैं। लेकिन जनता किसको देगी प्यार, ये आने वाला वक्त बताएगा और तय हो जाएगा कि राजस्थान के साथ अन्य 4 राज्यों में कौन करेगा राज, ये जनता तय